नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। को बड़े निवेश एमओयू, आईकेई, कोका कोला से मुख्यमंत्री की मुलाकात। अश्विनी वैष्णव बोले भारत भरोसेमंद, एआई पर चिंता। बीजेपी को झटका, शिंदे ने राज ठाकरे से मिलाया हाथ। 122 सीटों वाली केडीएमसी में मेयर पर शिवसेना का दावा। कोंकण भवन में आयुक्त के सामने शक्ति प्रदर्शन। रामपुर में नो एंट्री जोन में डंपर का कहर, बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद हादसा, चालक परिचालक फरार। अवैध तरीके से बनाया जा रहा था चर्च निर्माण से क्षेत्र में हुआ विरोध। प्रधानपति की शिकायत पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, पादरी समेत 3 गिरफ्तार। दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, सोशल मीडिया में मचा हड़कंप। चौंकाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। दिल्ली में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब 4 लोगों का एक गैंग बनकर रह गई है और उसे कोई गंभीर राजनीतिक पार्टी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भारतीय राजनीति का कूड़ा घर बताते हुए कहा कि सौरभ भारद्वाज का बयान पार्टी की राजनीतिक अक्षमताओं को उजागर करता है। लोगों का गैंग है, उन्हें राजनीतिक पार्टी कोई मानता भी नहीं है और उनसे ये आशा करना कि उनको प्रधानमंत्री जी के बयान की गरिमा समझ में आएगी, महत्व समझ में आएगा, ऐसी उनसे हम आशा भी नहीं करते। उनको पद, दायित्व, संगठन जैसा कुछ समझ में आएगा, ऐसा उनसे आशा करना भी मूर्खता होगी। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन में मेरे भी बॉस हैं, ऐसे ही विचार से, ऐसे ही विचारों की शक्ति से यह पार्टी चलती है। आम आदमी पार्टी आज भारत की राजनीति का केवल एक कूड़ा घर बन के रह गई है और जिन लोगों की राजनीतिक मजबूरी हो, एक भ्रष्ट आदमी की चाकरी करना, केजरीवाल की गुलामी करना, उनके दरबार में रहना, उनसे हम कोई उम्मीद भी नहीं करते कि उनको प्रधानमंत्री जी के बयान का महत्व समझ में आएगा या उनको कार्यकर्ता, संगठन, पद, दायित्व, ऐसे किसी विषय की कोई समझ भी होगी। मेरा यह मानना है कि आज का उनका बयान उनकी राजनीतिक जो अक्षमता है, उनकी जो फेलियर है, उसी की तरफ इशारा करता है और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन को समझना अभी उनके बस की बात नहीं है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दौरे पर नितिन नबीन जाने वाले हैं। ये बड़ा फैसला आज की बैठक में लिया गया है। बैठक में नितिन नबीन के दौरे पर शेड्यूल तय किया गया है। 27 और 28 तारीख को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रह सकते हैं नितिन नबीन। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक बैठक पर कई रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। आगामी चुनाव पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती इसे माना जा रहा है और ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो मुहाने पर आकर खड़ा है और ऐसे में नितिन नबीन का जो दौरा है वो तय कर दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं दीपक से ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? नितिन नबीन जो है वो बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं, ये आज की बैठक में तय हुआ। हमारी चर्चा हो रही थी इस पर कि पश्चिम बंगाल को लेकर भी रणनीति तैयार हो सकती है। क्या उस रणनीति की तैयारी में पहला कदम माना जा रहा है? दीपक, जो पदभार है वो संभाला है, उसके बाद से वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और आप जिस तरीके से एक बड़ी बैठक सुबह 10:30 बजे से जो है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय यानी विस्तारा कार्यालय में जब से चल रही है, तब से कई बातों का जिक्र जो है इस बैठक के अंदर हुआ है। और जो खबरें अब तक जो हम तक पहुंची हैं उसमें यह माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो है नितिन नबीन 27-28 तारीख को जो है पहला पश्चिम बंगाल का दौरा जो है
है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद करने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है नितिन नवीन के लिए होगी। हालांकि एक बड़ी चुनौती के रूप में भी जो है आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अपने कार्यभार को बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक संभाले। और जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस रणनीति के तहत जो है नितिन नवीन पश्चिम बंगाल में जो है अपनी जो साख है उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे ही ये बैठक शुरू हुई उसमें पश्चिम बंगाल का जिक्र हुआ, क्योंकि आगामी जितने भी राज्यों में चुनाव हैं उसको लेकर चर्चा हुई और उन राज्यों को लेकर रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। ऐसे में पश्चिम बंगाल का दौरा अगर नितिन नवीन करते हैं, 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। ऐसे 2 दिवसीय दौरे के अंदर संगठनात्मक जो बैठक है वो नितिन नवीन करेंगे। बूथ स्तर तक मजबूत करने की जो बातें हैं इस बैठक के अंदर की गई है। और ये 2 दिवसीय दौरा जयंती अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर जो वोटर हैं उनको मजबूत न केवल करना बल्कि उन इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी की पैठ को बिठाना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है पहुंचना चाहती है। और इस लिहाज से नितिन नवीन का ये पहला दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और न केवल ये जिम्मेदारी बल्कि नितिन नवीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। जी दीपक, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन नियुक्त हुए और उनका पहला ये जो दौरा है ये पश्चिम बंगाल का हो जाता है। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया, हमारी चर्चा हुई कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या इसको चुनौती माना जाए नितिन नवीन के लिए, या फिर जितना उनका अनुभव रहा है और जितनी कम उम्र में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो दिया गया है उस लिहाज से उनके लिए आसान लग रहा है क्या ये? जयंती, पहली बात तो ये आपको ये देखना होगा कि क्योंकि चारों तरफ ये चल रहा है कि बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सफर को तय किया है नितिन नवीन। लेकिन सिर्फ उम्र को ही ना देखा जाए बल्कि जो उनकी कार्य प्रणाली रही है, जिस तरीके से उनका पूरा कार्यकाल रहा है, उसको भी आप अगर देखेंगे तो उन तमाम कार्यकाल के दौरान एक बड़ा लंबा अनुभव जो है आपको दिखाई देने वाला है। क्योंकि 5 बार के सिटिंग विधायक, उसके बाद एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम करना, कैबिनेट मंत्री का भी पद जैसे उन्होंने निभाया, तो ये तमाम चीजें जो है नितिन नवीन के लिए भी बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो इसलिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए टीएमसी ने बड़े अंतर से वहां पे जीत हासिल करी। यानी आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सिर्फ 77 सीटें आई, बल्कि 207 सीटें जो थी वो टीएमसी लेके चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो गढ़ है पश्चिम बंगाल, उसको भेदना इतना आसान नहीं है। हालांकि क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर 2 बड़े नेता जो कायस्थ समाज से रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, वो उनका भी एक बड़ा जो कायस्थ जो समाज का वोट बैंक है वो पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है। नितिन नवीन को लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रणनीति इसलिए भी हो जाती है क्योंकि नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी कायस्थ समाज के बहुत सारे जो वोटर्स हैं, समाज के जो लोग हैं और पढ़े लिखे तबके के जो लोग हैं वो आपको पश्चिम बंगाल के अंदर भी मिल जाएंगे। यानी सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने जो है वो लगाना चाहती है। खास तौर पर अगर आप देखेंगे जो भद्रलोक जैसे जो एरियाज हैं जो बंगाल के अंदर, हावड़ा की अगर बात करें तो वहाँ पे कायस्थ समाज की जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी 30 लाख से ज्यादा वहां पर आबादी है। और उन 30 लाख आबादी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये जरूर सोच रही है कम से कम 20% वोट पर जो है वो अपना एक बड़ी छाप छोड़े और उसको ग्रैब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर नितिन नवीन के लिए जो है एक बड़ा चुनौती जरूर पश्चिम बंगाल के लिए रहने वाला है। लेकिन जैसे ही ये दौरे पे जाएंगे सबसे पहला काम यही होगा कि संगठनात्मक एक बड़ी बैठक की जाए जिसमें तमाम संगठन के जो लोग वहां पे मौजूद होंगे, कार्यकर्ता तक जो है उनके दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ना, एक रणनीति बनाना ताकि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो राह है वो काफी आसान हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस जानकारी के लिए। और जाहिर है देखिए नितिन नवीन जो है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, नियुक्त कर लिया गया है और उसके बाद आज जो बैठक हुई है, जितने भी सत्र प्रस्तावित हैं, उसके बाद पहला जो निर्णय, पहला जो फैसला है वो पश्चिम बंगाल को लेकर लिया गया है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे थे संवाददाता दीपक कुशवाहा। खबर
सीधा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए महाराष्ट्र सरकार और MMRDA की ओर से देश विदेश की प्रमुख कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश से जुड़ा जितना समझौता था उन ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन MOU के जरिए राज्य में रियल एस्टेट, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा, IT, IITES, डेटा सेंटर, शहरी परिवहन और सतत औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दावोस में मुख्यमंत्री ने WF के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रमुख जेफ मेरिट, इंगका ग्रुप के CEO जुवेंसिया और कोका कोला के वरिष्ठ अधिकारी माइकल गोल्ड्समैन समेत उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर महाराष्ट्र में विस्तार और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है। इस दौरान मुंबई सेक्टर में $20 अरब, गढ़चिरौली में स्टील सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए, पालघर में 565 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में IT और डेटा सेंटर क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े जितने भी प्रस्ताव हैं वो करार हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है। हालांकि AI के संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और अधिकांश देश इसके नियमन पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। साथियों, आज डावोस 2026 में भारत का डेलीगेशन और यहाँ पे जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे भारत सरकार के तत्वावधान में डावोस में भारत की प्रेजेंस ये बहुत अच्छे तरीके से रजिस्टर हो रही है और अलग अलग 10 राज्य ये जो हमारी एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये जो स्पिरिट प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है उस स्पिरिट के तहत हम सब लोग यहाँ पर अपना प्रेजेंस रख रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि डावोस एक ऐसी जगह है कि आज के जियोपॉलिटिक्स में जो एक कनेक्टेड इकोनॉमी है, इस कनेक्टेड इकोनॉमी में आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको डावोस आना है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर बिजनेसेस एक दूसरे से मिलते हैं या इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेसेस, इसके कई नई चीजें यहां सीखने को मिलती है। दुनिया किस प्रकार से बदल रही है इसके बारे में भी हमको सीखने को मिलता है और विशेष रूप से एक इसका बाय प्रोडक्ट भी है कि बिजनेसेस कनेक्ट होते हैं। तो कुछ MOUs भी हम लोगों के होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी उसमें आती है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो हम लोगों ने इस बार बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक MOUs पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने बर्कले के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ अपने MIT के साथ या इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी जो है उसके साथ, ऐसे जो बहुत ही आइकॉनिक दुनिया की इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ हम लोगों ने टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक MOUs किए हैं इस बार, कि जिसके कारण हम नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों अपने देश में ले जा सकते हैं, अपने स्टेट में ले जा सकते हैं और एक इकोसिस्टम हम लोग खड़ा कर सकते हैं। आज हम लोगों ने मेडटेक के ऊपर एक बड़ा संवाद किया महाराष्ट्र के पैवेलियन में और वहां पर बहुत अच्छे लोग मेडटेक के क्षेत्र से आए थे और जो MIT लैब है उसके साथ हम लोग मेडटेक के क्षेत्र में नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। साथ ही ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में मेयर पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस बार बीजेपी को चौंकाते हुए महापौर पद पर अपना सीधा दावा ठोक दिया है। सत्ता बनाने के लिए शिंदे गुट ने राज ठाकरे की मनसे से हाथ मिलाया है। इस तरह की खबरें अब सामने आ रही, जिससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है।
122 सीटों वाली केडीएमसी में शिंदे सेना ने नवी मुंबई के कोंकण भवन में आयुक्त के सामने रजिस्ट्रेशन के दौरान बहुमत का दावा पेश किया। आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवसेना शिंदे गुट के पास 53 सीटें, बीजेपी के पास 50 सीटें, जबकि उद्धव ठाकरे गुट के 2 पार्षद, राज ठाकरे की मनसे के 2 पार्षद जो यूपीटी के चुनाव चिन्ह पर चुने गए, कांग्रेस के 2, एनसीपी का 1 पार्षद। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट के 2 कॉर्पोरेटर्स के समर्थन से शिंदे गुट का दावा और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो जाता है कि कल्याण डोंबिवली में मेयर की कुर्सी को लेकर बीजेपी को झटका लग सकता है और शिंदे सेना ने सत्ता की बाजी अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश कर ली है। अपने 53 पार्षदों को लेकर कोंकण भवन में अपना गुट स्थापन कर रही है। उसी के साथ में मनसे भी 5 नगर सेवक उनके लेकर यहाँ पर आई है और मनसे ने महायुति को सपोर्ट दर्शाया है यहाँ पर। और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, मनसे और अन्य जो भी हमारे साथ में आ रहे हैं वो सभी के साथ यहाँ पर सत्ता स्थापन महायुति करेगी। ठाकरे के जो बचे हुए नगर सेवक उन्होंने भी सपोर्ट देना चाहिए ऐसा लगता है आपको? देखिए, डेवलपमेंट में जिसको आना है उसका स्वागत है। यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में मैं कहूंगा, यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना को, महायुति को पहले ही वंचित आघाड़ी ने सपोर्ट किया है और वहां पर भी जो जादुई आंकड़ा चाहिए 40 वो पार कर चुकी है शिवसेना। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, वंचित आघाड़ी, साई पार्टी, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर सत्ता स्थापन करेंगे। मुंबई में क्या स्थिति है, क्या किसका मेयर बनेगा? मुंबई में भी महायुति का ही मेयर बनेगा। अभी ये वरिष्ठ लोग सभी मुझे लगता है कि नेता तय करेंगे कि किस प्रकार से सत्ता जो है। शिवसेना की मांग है कि मिलना चाहिए? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये सब के उत्तर माननीय हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब आपको दे सकते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस जी, सभी बड़े नेता बैठेंगे और तय करेंगे कि क्या होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जहाँ पर महायुति इलेक्शन लड़ी है वहां पर महायुति का ही महापौर वहां पर बैठेगा। मुंबई में हो, कल्याण डोंबिवली में हो, उल्लासनगर में हो या अन्य कहीं पर भी हो, सब जगह पर महायुति का महापौर वहां पर बैठेगा। थैंक यू। रामपुर जिले में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है, जहां नो एंट्री जोन में जा रहे एक डंपर ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ये मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र के खोद गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक और परिचालक की तलाश शुरू कर दी गई है। पीलीभीत जनपद में अवैध तरीके से बनाए जा रहे चर्च का क्षेत्रीय ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। वहीं ग्राम प्रधान पति के द्वारा दिए गए शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस के द्वारा पादरी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीलीभीत जनपद के थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम तिरकुनिया नसीर के ग्राम प्रधान पति सरजीत सिंह के द्वारा पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र के आधार पर अमरिया पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे के द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक जेठनिया में जमुना प्रसाद अर्जुन सिंह राणा और राजेश मसीह उर्फ मुन्ना मसीह के द्वारा बिना परमिशन और अवैध तरीके से चर्च का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों के द्वारा विरोध करते हुए ग्राम प्रधान को उसकी जानकारी दी गई। ग्राम प्रधानपति सरजीत सिंह की शिकायत पर थाने में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो पुलिस ने दी है और मामले की जांच जो है वो जारी है। पीलीभीत जिले में पुलिस की छवि को कटघरे में खड़ा करने वाला एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक दरोगा कुर्सी पर बैठकर बेधड़क निश्चित अंदाज में रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दरोगा कथित तौर पर कहते हुए सुनाई देते हैं कि 1000-2000 से कम नहीं लेता दरोगा, ये तो बोनी है। कम रकम मिलने पर दरोगा की नाराजगी और खुलेआम लेन देन का अंदाज देखकर लोग हैरान हैं। पूरा घटनाक्रम किसी चंदा वसूली की तरह दिखाई देता है, जहां ना कानून का डर है, ना ही वर्दी की मर्यादा का लिहाज।
सूत्रों की माने तो वीडियो में दिखाई देने वाला दरोगा पीलीभीत के दियोरिया थाने में तैनात बताया जा रहा है। हालांकि हमारा संस्थान इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, मगर वायरल होते ही इसने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि करीब 90,000 मासिक वेतन पाने वाला अधिकारी में 350 की दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर से रिश्वत क्यों और किस अधिकार से वसूल रहा है? क्या ये सब कुछ उच्च अधिकारियों की मेहरबानी और संरक्षण में हो रहा है? ये सवाल अब आम जनता खुलकर पूछ रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले में तत्काल जांच और सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अगर वीडियो सही पाया जाता है तो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ईमानदार पुलिसकर्मियों की साख को भी नुकसान पहुंचाने वाला ये वीडियो नजर आ रहा है। गुजरात के जेतपुर खोडलधाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 9 साल पूरे होने के अवसर पर ग्रैंड कन्वीनर मीट का आयोजन किया गया। इस बैठक में गुजरात और विदेश से ऑर्गेनाइजेशन के कन्वीनर भाई शामिल हुए। खोडलधाम ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल की उपस्थिति में ऑर्गेनाइजेशन की एकता, तालमेल और कुशलता को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर बड़ी घोषणा करते हुए ट्रस्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को खोडलधाम ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली दोनों शिवसेना से जुड़ी सुनवाई को लेकर बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि संविधान के 10वें शेड्यूल के तहत दल बदल कानून साफ तौर पर कहता है कि जो नेता पार्टी छोड़कर गए थे उन्हें उसी समय डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो फैसला है ये संवैधानिक आधार पर फैसला होना था। 10th शेड्यूल जो है संविधान में, जो पक्षांतर होता है, पार्टी बदली जाती है, एक चिन्ह पर आते हैं, एक पार्टी में आते हैं, दूसरे पार्टी में जाते हैं, ये 10th शेड्यूल में उसके बारे में स्पष्ट सूचना लिखी है। ये लोग डिस्क्वालीफाई होने चाहिए थे और उसका फैसला 3 साल में नहीं 3 महीने में आना चाहिए था। लेकिन लगता है सुप्रीम कोर्ट पर पॉलिटिकल दबाव है। कल था, आज है और कल भी रहेगा, इसलिए तारीख पे तारीख चल रही है। अभी मैंने सुना है आज से अंतिम आर्गुमेंट शुरू होगा और फैसला जल्दी आ जाएगा। हम इंतजार करेंगे। अगर हमारी न्यायपालिका सचमुच फैसला देना चाहती है तो 1 घंटे में दे सकती है। सब कुछ सब जनता भी जानती है और सुप्रीम कोर्ट भी जानता है क्या हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह चला रहे हैं। हम तो उम्मीद 3 साल पहले करते थे, लेकिन चुनाव आयोग, दिल्ली का मुख्य चुनाव आयोग, वो राजनीतिक दबाव में फैसला उसने सुनाया और पार्टी एकनाथ शिंदे को दे दी। हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं अभी तक, तो हम उम्मीद कैसे करें? लेकिन लगता है कि आज अगर बात हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों की, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ फैसला आ जाएगा। जो भी आना है फैसला आने दो। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।